अब अभी हमने पढ़ लिया कि शेप एंड साइज से रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो इसमें जो भी मटेरियल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट जो है वो है कंडक्टर और दूसरा जो है वो सेमी कंडक्टर। ध्यान से देखना, कंडक्टर में क्या होता है, जो चार्ज जो फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सेमी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एज वेल एज होल्स। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेमी कंडक्टर, और सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बहुत ही कम एज कम्पेयर टू कंडक्टर होता है। इसमें बहुत ही कम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को जो चार्ज को कैरी करता है। तो अगर कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं एज टी इंक्रीजेस, जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो इससे होगा क्या, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा नंबर ऑफ कोलिजन जो होगा, नंबर ऑफ कोलिजन, इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बल्ब से क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली कोलाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ कोलिजन या बोलो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, राइट। जिसके वजह से जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा कोलिजन का, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, जानते हैं कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, उससे क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा, जिसके वजह से हम कहेंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ गया है। तो जो चार्ज है वो इजिली फ्लो नहीं करेगा, इसके मतलब ये हुआ उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया होगा, राइट। अब हम बात करें सेमी कंडक्टर में, तो इस केस में क्या होता है, सेम चीज होगा। यहाँ पे एज टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो इस केस में नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, अगेन इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा। बट इन सेमी कंडक्टर क्या होता है, एक और फिनोमेना यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसमें चीज और होता है, वो क्या है, सिंस ये सेमी कंडक्टर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पहले अनबाउंड थे, बाउंडेड थे, वो क्या होंगे, वो अब अनबाउंड हो जाएंगे, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल दोनों का नंबर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स वो क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा, और ये जो इंक्रीज करता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है। ये यहाँ वन सिंगल दिया इंक्रीज, यहाँ डबल सिंगल, इसका मतलब ये हुआ, इसका जो इफेक्ट है, ये देखो, ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर रहा है, और ये क्या करेगा, नंबर ऑफ, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ज्यादा होंगे तो ये चार्ज को फ्लो करने में और हेल्प करेगा। तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है और रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, बट इसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा होता है, मतलब चार्ज फ्लो करने में ये जो इफेक्ट है वो ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा ओवरऑल। ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है बट ये डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है ओवरऑल वो क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कि क्यों सेमी कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों डिक्रीज करता है एज कंपेयर टू कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इज राइज, ठीक है, रेज कर देते हैं। तो ये था इसका एनालिसिस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर टेम्परेचर राइज करें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो उसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे, वो फार्मूला जो होगा सिर्फ कंडक्टर के लिए होगा, सेमी कंडक्टर के लिए वो फार्मूला काम नहीं करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब बात कर रहे हैं कंडक्टर के बारे में, राइट। तो हम जानते हैं किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L अपॉन A, राइट। अब देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी उसकी। अभी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बेसिकली टेम्परेचर राइज करते हो तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है, इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करने से क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो रेजिस्टिविटी जब बढ़ती है तो क्या होगा, फॉर अ फिक्स लेंथ एंड एरिया रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसकी बढ़ती है, और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, राइट। ये ओवरऑल है। बट अगर इसके फॉर्मूला देखें हम, लेंथ और एरिया को भी वेरी कराएं यहाँ पे, तो देखो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, रो L बाई A, राइट। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा, इफ T इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, रो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेंथ क्या होगा, हम जानते हैं लेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। सो हम कह सकते हैं रो जो है वो भी क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। एल भी क्या है, एक तरह से वो भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। मतलब एल लेंथ जो है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एलोंगेशन उसमें हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एलोंगेट होता है, डिक्रीज करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसमें। वैसे जो एरिया है वो भी क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है। एरिया भी क्या करता है, उसका इंक्रीज करता है
अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, और डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर लूज करोगे, कम करोगे तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये भी और ये भी। सो फाइनली आर भी क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और उसी को हम निकालने की कोशिश करने जा रहे हैं यहाँ पे। अब हम बात करें यहाँ पे, राइट, अगर मैं एक टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, मान लो डेल्टा आर, तो डेल्टा आर डेल आर अगर मैं लिखूँ यहाँ पे डेल्टा आर या फिर डेल आर, ठीक है, ये क्या है, विजुअल चेंजेस है, ठीक है, चेंजेस अगर ज्यादा है तो ये क्या बहुत ही कम चेंजेस है। इस केस में अगर हम बात करूं तो इसको क्या लिखेंगे, चेंज इन आर, चेंज इन आर, कोई डाउट नहीं है उसमें। और ये क्या होगा, हमेशा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कराएगा ये। अगर मैं इसको डेल्टा आर या फिर डी आर अपन अगर मैं आर कर दूं तो उसको बोलेंगे क्या, चेंज इन आर अपन आर, ये होगा रिलेटिव चेंज, रिलेटिव बोलो या फिर फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग रिलेटिव और फ्रैक्शनल चेंज इन आर, आर मतलब रेजिस्टेंस। नाउ अगर मैं इसको सपोज करो कोई कंडक्टर है, राइट, कोई कंडक्टर है यहाँ पे, मान लिया हमने लिया कंडक्टर, और इसका टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, T1 से हमने T2 कर दिया, तो इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हुआ, वो हो गया T1 में मान लो रेजिस्टेंस क्या था R1, और T2 मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था R2 था यहाँ पे, राइट। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो यहाँ पे, ये हो गया डेल्टा टी, इसको लिख सकता हूँ, ये हो गया T2 माइनस T1, कोई डाउट। तो ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली चेंज टेम्परेचर में चेंज करूंगा तो रेजिस्टेंस में भी क्या होगा, चेंज करूंगा। तो ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर मैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस को चेंज इन टेम्परेचर में कर दूं यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा टी यहाँ लिख दूं मैं, डेल्टा टी यहाँ पे डी टी यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी क्वेश्चन में दे सकता है, बट इन जनरल अभी हम ले रहे हैं इसको अल्फा यूज करके काम चलाएंगे यहाँ पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ध्यान से यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज अल्फा। तो इसको मैं आप क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, डी आर अपन आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, अल्फा डी टी, राइट, क्योंकि यहाँ पे डी टी था, उसको मैं यहाँ भेज दिया। अब मुझे निकालना आर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो मैंने इसको कर दिया इंटीग्रेट, राइट। अब टेम्परेचर यहां मान लिया टी नॉट, टी नॉट पे टेम्परेचर मान लिया यहाँ पे और नॉट, और टेम्परेचर यहाँ पे टी पे मान लिया रेजिस्टेंस क्या आर है। तो मान लिया कंडक्टर है यहाँ पे, टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या था आर नॉट, और T2 टी पे कितना हो गया इसका आर हो गया, राइट। यहाँ इसको देखो, इसको बोलते हैं जो इनिशियल टेम्परेचर है टी नॉट, उसको बोलते हैं रेफरेंस टेम्परेचर। तो टी नॉट का यहाँ पे रेफरेंस टेम्परेचर है, रेफरेंस टेम्परेचर, और आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है। जनरली जब आप लैब में आप काम करोगे रेजिस्टेंस के साथ, तो आपको 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 20 ओम ऐसे रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है। तो वो जो रेजिस्टेंस है 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम जो भी, तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पे ही कैलकुलेट करके आपको दिया गया। जनरली क्या होता है 20 रूम टेम्परेचर होता है, 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो टेम्परेचर पे आप जो रेजिस्टेंस निकालते हो उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया गया उसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस टेम्परेचर। ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो रेफरेंस टेम्परेचर ये जो है वो उतना नहीं रहेगा, ये भी चेंज कर जाएगा, और उसी चेंज को हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करने जा रहे हैं, विदाउट। अब यहाँ पे सिचुएशन आएगा यहाँ पे कि जो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो वो, अगर वो टेम्परेचर का फंक्शन है तो वो उसको अलग तरह से हम काम करेंगे इसमें। तो इसमें दो सिचुएशन क्रिएट करेगा, पहला इफ अल्फा क्या है कांस्टेंट, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा
अल्फा क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर खुद है। अगर ये टेम्परेचर का फंक्शन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन आर हो गया, आर नॉट आर हो गया फंक्शन टी डी टी, टी नॉट से यहाँ टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा आर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और एफ टी यहाँ पे देखो, एफ टी यहाँ देखो, ये चेंज करेंगे यहाँ पे, अगर ये सेम फंक्शन है तो यहाँ नहीं ले सकते हम, ये मान लिया हमने जी टी, ठीक है, रेजिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ जी टी, मतलब टेम्परेचर का यहाँ पे फंक्शन होगा। तो ये जो फंक्शन है जी टी वो इस फंक्शन में डिपेंड करेगा, और जिस तरह से ये फंक्शन है कांस्टेंट अगर है तो उसको इसको यहाँ हम डिस्कस करेंगे ही, बट अगर ये फंक्शन है किसी टेम्परेचर का तो उसके हिसाब से ये फंक्शन आएगा और वो उस तरह से वैरी करेगा रेजिस्टेंस। बट अगर अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, इस केस में क्या होगा, अल्फा बाहर आ जाएगा, ये जाएगा डी आर अपॉन आर अल्फा डी टी, टी नॉट और यहाँ हो गया टी, आर नॉट यहाँ हो गया आर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट तो क्या होगा, इंटीग्रेट करो इसको तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर क्या हो गया, एल एन आर हो गया, एल एन आर कहाँ से कहाँ तक, आर नॉट टू आर, और ये क्या हो जाएगा अल्फा अल्फा टी माइनस टी नॉट। समझ में आएगा, इसको हम लिखते हैं डेल्टा टी, दैट इज नथिंग बट द अल्फा डेल्टा टी। कोई डाउट? अब इसमें पुट कर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन हो जाएगा यहाँ पे एल एन आर अपॉन आर नॉट इक्वल टू हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी। इसको और एक्सप्लेन करें हम, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अब इसमें अगर लॉग हटाएं तो क्या होगा, ई का पावर अल्फा टी तो हो जाएगा आर अपॉन आर नॉट, ये हो जाएगा मेरा क्या, ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी, राइट। या फिर लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आर इक्वल्स टू आर नॉट ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। तो इस तरह से क्या हुआ, इसका सोल्यूशन ये आ गया, ठीक है। अगर अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, अगर अल्फा कांस्टेंट है इस केस में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो फंक्शन है या कैसे रिलेटेड है, वो आर इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे मान लो अगर 30 से 50 जा रहा है तो चेंज कितना हुआ 20, तो बस 20 आपको पुट करना है। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन, यहाँ यूनिट का कोई मतलब नहीं, बस कितना चेंज हुआ है टेम्परेचर में, तो आपको बस ये देखना है यहाँ पे। अब यहाँ एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस क्या है, ये तो हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमेशा लागू है, ठीक है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज, या इसको लो ऑलवेज ट्रू, ठीक है, जब अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अल्फा कांस्टेंट, इसका इस्तेमाल तो हमेशा कर सकते हैं। बट इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए एक कंडीशन और लेते हैं, इफ कंडीशन क्या है, इफ अल्फा कांस्टेंट, वो तो है ऑलरेडी, अभी ये फॉर्मूला है, प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, क्या ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू 1। क्लियर? कंडीशन क्या है, अल्फा कांस्टेंट एंड अल्फा इंटू डेल्टा टी क्या हो, एक 1 के कंपेयर में बहुत ही छोटा हो। इस केस में इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आया ये वाला, ये कब आया, केस क्या है, जब अल्फा इंटू डेल्टा टी क्या हो, बहुत ही छोटा हो एज कम्पेयर टू 1, और अल्फा क्या हो, कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला जल्दी हमारे काम का है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और इसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या रेजिस्टेंस डिफरेंट टेम्परेचर पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बट आपको याद होना चाहिए यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, इसी से ये डिराइव हुआ है। अगर मान लो अल्फा इंटू डेल्टा टी अगर 1 से कम नहीं है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आंसर निकालोगे। तो सबसे पहले चेक करोगे क्या अल्फा कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है साथ साथ में भी चेक करोगे अल्फा इंटू डेल्टा टी क्या है, लेस देन 1 है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ये आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब इसके बाद से अगर इसको मैं थोड़ा सा और सेट करूं या थोड़ा सा चेंज करूं इसका मेथड फॉर्म इसका भी, तो ये कैसा दिखेगा, देखो आर नॉट से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स हो जाएगा आर नॉट प्लस आर नॉट
अल्फा डेल्टा टी। इसको यहाँ भेजोगे तो होगा आर माइनस आर नॉट, ठीक है। ये क्या बताओ, डेल्टा आर, ठीक है। तो हो गया डेल्टा आर। डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, आर नॉट ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये भी समटाइम्स आपसे पूछा जाता है, फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस। ये हो गया रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, ये वाला फॉर्मूला। और ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा। और ये क्या है, न्यू रेजिस्टेंस के लिए यूज करो। वैसे ये फॉर्मूला इसी से आया है, तो ये मेन फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इसमें लेते हैं, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन वायर at 100 degrees Celsius if at 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर at 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस कितना है ऑफ वायर इज, सपोज करो क्या है 10 ओम है, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू दिया यहाँ पे 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको बताना है, देखो अल्फा क्या है 10 का पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर चेंज करोगे टेम्परेचर में तो रेजिस्टेंस में रिलेटिव चेंज कितना होगा 10 टू द पावर -4। रिलेटिव चेंज की बात कर रहा हूँ या फ्रैक्शनल चेंज। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज करोगे तो डेल्टा आर अपॉन आर कितना होगा, वो होगा 10 टू द पावर -4। ये इसका मतलब ये होगा अल्फा का अगर दिया है तो। अब मुझे क्या बताना है, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, थिन वायर एट 100 पे आपको बताना है। तो दिया है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस कितना है बताओ, वो है 10 ओम। और 100 पे आपको बताना है, इसको मान लिया हमने आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, यस कांस्टेंट है। और अल्फा इंटू डेल्टा टी निकालते हैं पहले। अल्फा क्या यहाँ पे कांस्टेंट पहला, दूसरा क्या है अल्फा इंटू डेल्टा टी, क्या ये लेस देन 1 है, देखते हैं क्या लेस देन 1 है। अल्फा की वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर, तो कितना होगा 100 और 0 चेंज कितना हुआ 100 का, हो गया 100। ये कितना आया 10 टू द पावर -2, इसका मतलब 0.01। ऑब्वियसली क्या है ये 1 से बहुत ही छोटा है। तो ये दोनों कंडीशन क्या है फॉलो कर रहा है, ये भी और ये भी। इसलिए हम जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये इस्तेमाल हम करेंगे, राइट। अदरवाइज हम क्या इस्तेमाल करेंगे, R इक्वल्स टू आर नॉट ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। ये था मेरा ओरिजिनल इक्वेशन, बट अब इसको हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं, आर हमें निकालना न्यू रेजिस्टेंस, दैट इज आर नॉट क्या है, दैट इज 10 ओम है। 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी कितना है बताओ, ये है 0.01, हो गया 0.01, राइट। तो कितना हो जाएगा बताओ 10 इंटू ये होगा 1.01, 1.01 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आर इक्वल्स टू बताओ 10.1 ओम। समझ में आया। तो 0.1 ओम का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया है। जब 0 से आप रेजिस्टेंस 100 टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 किए हो तो रेजिस्टेंस 10 ओम से 10.1 ओम हो गया, राइट। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल टू आर नॉट अल्फा प्लस डेल्टा टी, ठीक है। याद रखना ये दोनों कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, थिन वायर एट 273 डिग्री सेल्सियस इफ एट 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 10 ओम। और अल्फा की वैल्यू मैंने दी यहाँ पे 1/273 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या यहाँ पे देखो 0 पे टेम्परेचर कितना, 0 पे है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम। आपको बताना है 273 पे रेजिस्टेंस कितना होगा। और अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है 1/273 पर डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली इस केस में हम पहले चेक करेंगे कि अल्फा कांस्टेंट है, तो वो कितना है 1/273 पर डिग्री सेल्सियस, दैट इज कांस्टेंट है ये
ऑब्वियसली। उसके बाद से चेक करेंगे पहला सेकंड कंडीशन क्या है, अल्फा इंटू डेल्टा टी क्या वो लेस देन 1 है, देखते हैं। तो अल्फा कितना है वहां पे 1/273 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0 से 273 होता होगा 273, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1 लेस देन 1 क्या ये फॉल्स हो जाएगा ये। तो इस केस में हम r इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी का इस्तेमाल करेंगे, ना कि r इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस्तेमाल, क्योंकि ये ओरिजिनल मेरा फंक्शन था जब हमने इंटीग्रेट किया था। तो यहाँ पे रखो क्या हो जाएगा, आर नॉट कितना है 10 ओम इंटू ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 1 है, तो हो गया 1 10 इंटू ई, और ई की वैल्यू जानते हैं 2.71 अप्रॉक्स, तो ये आएगा 2.10 इंटू 2.71। इसकी जो वैल्यू होगा कितना होगा, अप्रॉक्स जो होगा वो कितना होगा 27.1 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है इसका, अप्रॉक्स वैल्यू। वैसे ई की वैल्यू होता है 2.71 8281, और ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप बता नहीं सकते हो कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट कितनी होगी। तो ये था यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा 27। ठीक है, अगर हम ये इस्तेमाल करें तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको ये कंडीशन, जो दो कंडीशन है, आपको चेक करना पड़ेगा हमेशा, तभी आप क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, जनरली जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको घुमा सकता है इस तरह से। ठीक है, दिया यहाँ पे इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी is alpha, linear coefficient of temperature and linear coefficient of, या फिर इसको बोलो सिंपल सा coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion is beta, then find temperature coefficient of resistance, temperature coefficient of resistance। ठीक है, आपको ये बताना है। देखो सिंपल सा है, रेजिस्टेंस मान लें, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या मान लो, ये गामा मान लें, यहाँ पे गामा, और यहाँ मान लें कहना क्या चाहता है, यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया है क्या अल्फा, रेजिस्टिविटी दिया है, याद रखना रेजिस्टेंस नहीं रेजिस्टिविटी अल्फा, एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब देखो लीनियर एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, सभी लीनियर किसी लेंथ को अगर हीट देते हैं, चेंज करते हैं, तो उसका लेंथ चेंज कर जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वो दिया है बीटा, आपको बताना है फाइंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। यस, अब व्हाट वी नो दैट आर इक्वल्स टू जानते हैं हम रो एल बाई ए, राइट। अगर किसी कंडक्टर को अगर मान लो उसका लेंथ चेंज करेगा, टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो क्या उसका लेंथ भी चेंज करेगा। ठीक है, समझ में आया, लेंथ अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ क्या इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो लेंथ डिक्रीज करेगा। तो ये तो बस ऐसे देखने के लिए बता रहा हूँ। इस केस में क्या होगा कि इस केस में जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, रो एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल, और ये क्या हो गया वॉल्यूम, तो हो गया रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। समझ में आया, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, कोई डाउट। अब आपको निकालना है रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट, आपको बताना है। तो इसके लिए कैसे करोगे आप, सिंपल सा बात करें यहाँ पे, सिंपल सा क्या निकालना है क्या आपको, चेंज इन आर अपॉन डेल्टा टी। अगर ये आपको पता चल गया, यही तो करना है आपको बस, अगर ये आपको पता चल गया तो वो जो वैल्यू होगी वही होगी क्या उसकी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको। अब इस केस में इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये निकाल देगा फिर डी आर अपॉन आर डिवाइड बाई डेल्टा डी आर डी टी, ये बात दोनों एक ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके मैं इसको यूज करूंगा, क्योंकि इस केस में ये निकालने के लिए एग्जैक्ट मेथड अगर यूज करोगे, ठीक है, तो वो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। आप ट्राई करना एग्जैक्ट मेथड। एग्जैक्ट मेथड क्या,
कि इस केस में ऐसे यूज करो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या लिखोगे, ρ1 L1 स्क्वायर अपॉन ρ2 L2 स्क्वायर। और ρ1 क्या यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो उसका मतलब दिया है यहाँ पे क्या डी रो अपॉन रो डिवाइड बाय डेल्टा dt, ये दिया हुआ है आपको क्या अल्फा। और यहाँ दिया है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन, तो दिया यहाँ पे dl अपॉन l अपॉन डेल्टा t, ये दिया कितना बीटा दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है अल्फा क्या है बताओ, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी दिया है अल्फा, और यहाँ दिया है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन दिया है बीटा, ये दिया हुआ है, आपको बताना है ये कितना होगा। तो एग्जैक्ट मेथड से बहुत ही टफ हो जाएगा, बहुत ही लेंथी पड़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इस केस में क्या करूँगा, मैं पहले तो इसमें लॉग लूंगा मैं, तो क्या होगा यहाँ पे ln r इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ln रो प्लस 2 ln l माइनस ln v, वॉल्यूम को मैंने v से डिनोट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं, तो क्या होगा 1 बाई आर डी आर इक्वल टू होगा 1 बाई रो डी रो प्लस 2 बाई एल डी एल, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा माइनस 0, तो ये कांस्टेंट है। अब यहां देखो डी आर अपन आर, इसको ही रहने दो। अब यहां देखिए ये क्या है डी, ये है डी रो अपन रो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, डी रो अपन रो की वैल्यू कितना होगा अल्फा डी टी। क्लियर, ये हो गया क्या मेरा, यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपॉन आर, इसकी जो वैल्यू क्या होगा अल्फा डी टी प्लस 2, ये क्या हो जाएगा डी एल अपॉन एल, कितना हो जाएगा यहाँ से देखो डी एल अपॉन एल जो है वो क्या होगा बीटा डी टी, तो हो गया यहाँ पे बीटा डी टी, राइट। अब देखो इन दोनों में से डी टी कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन करके इधर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर डिवाइड बाई डी टी इक्वल से क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर, राइट। तो थर्मल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो गया अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा। तो अगर यूज कर रहे हो आप मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तो बहुत ही आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो एज कंपेयर टू द एग्जैक्ट मेथड। तो आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये लेक्चर या फिर ये जो सीरीज है जो भी कोटा गुरु का प्लेटफॉर्म, अगर आपको अच्छा लगता है तो काइंडली अपने जितने भी दोस्त हैं उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी देखें और इसका यूज कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।